नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिस्नेती एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहां डेली ग्रुप टी के 101 शिफ्ट में पूछे गए मैथ क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करवाता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरा काम यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, बल्कि एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है उसे बताना है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 28 नवंबर 2025 को शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चन को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की पहला क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 1.25 का होल स्क्वायर माइनस 0.75 का होल स्क्वायर बटा 2.25 का होल स्क्वायर माइनस 1.25 का होल स्क्वायर इंटू 7/2 को सरल कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ देख रहे हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और नीचे भी वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस एक बार जोड़ लेते हैं दोनों को और एक बार माइनस कर लेंगे। तो अगर हम 1.25 को ऐड करेंगे 0.75 के साथ तो कितना हो जाएगा, 2 होगा इंटू, और अगर 1.25 में से 0.75 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.50। अब ऊपर का काम तो हो गया, अब इसका करते हैं। फिर अगर 2.25 में 1.25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3.50, तो 3.50 कर लिए इंटू, और अगर 2.25 में से 1.25 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1। अब इधर जो लिखा हुआ है लिख देते हैं 7/2। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। 7 से काटे तो 7×5 = 35, 5 से काटे तो 5×5 कैंसिल, 2 से काटे तो 2 और 2 कैंसिल। तो क्या निकल गया, 1। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यदि ए अनुपात बी दिया हुआ है 1:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:3 और सी अनुपात डी बराबर 6:7, तो हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखे एग्जाम में तो इसको सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन चेक कर लेंगे। जैसे ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, 1:3, तो किस ऑप्शन में 1:3 है, तो देख रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए में 8:24 है। तो इसको अगर तोड़े तो कितना होगा, 8 या 24 यानी 1:3 आ रहा है। अब ये तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। 6 चौक 24, 1:4 आ रहा है, ये भी कैंसिल। अब 8:24 है तो इसमें भी आ रहा है 1:3। अब एक बार और देख लेंगे सी अनुपात डी को, तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, 6:7 है। तो अब बस ऑप्शन में चेक करेंगे 6:7 हो रहा है या नहीं। तो इसमें अगर देखें 3 से काट देंगे तो 3 छक 18, 3 7 21, तो 6 और 7 आ रहा है। अब इसमें अगर देख रहे हैं 16 और 21 है तो ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा, कैंसिल। तो यहीं से हमारा क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर। और अगर इसको बनाना है तो क्या होता है, 1:3 लिख लेंगे, फिर क्या है बी अनुपात सी है ना, तो 4:3 लिख लेंगे, और फिर सी अनुपात डी है तो 6:7 लिख लेंगे। ये हमारा क्या है, ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है और फिर सी अनुपात डी है। अब इतना लिख लेने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहला गुना करेंगे इसके साथ, 1×4×6, तो 1×4×6 लिख लिए अनुपात। फिर क्या करेंगे, b को इसके साथ 3×4 और फिर इसके साथ, तो 3×4×6। उसके बाद c वाला क्या होगा, 3×3 और फिर 6, तो 3×3 फिर ×6, और लास्ट में d बचा है तो लास्ट में जो जो है वही हो जाएगा, 3×3 और ×7, 3×3 × 7। तो अब इसको काट लेते हैं, तो ये 3 कैंसिल, 3 से 3 दूनी 6, फिर ये भी 3 कैंसिल, ये भी 3 कैंसिल। और कुछ कट रहा है क्या, तो 3×7 है और इसमें 4×2 कुछ नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 8, 24, फिर 18 और 21, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एग्जाम में कभी भी इस तरह से नहीं बनाना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमेशा ऑप्शन से सही रहता है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक धनराशि ए बी सी और डी के बीच 10:7:9:5 के अनुपात में
वितरित की जानी है। यदि सी को बी से 334 रुपया अधिक मिलते हैं तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। साफ साफ बोल रहा है क्या कि सी को बी से 334 रुपया अधिक मिलता है, लेकिन अनुपात में देख रहे हैं कितना अधिक मिल रहा है। ये हमारा ए है, बी है, सी है, डी है। तो सी हमारा 9 है, बी कितना है 7 है। तो यहाँ देख रहे हैं सी जो है बी से 2 ज़्यादा है, अनुपात में 2 ज़्यादा है और रुपया में 334 ज़्यादा है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 334। तो एक का मान निकाल लेंगे तो कितना होगा, एक बार में 2, फिर 2 छक 12, फिर 2 सती 14। तो एक का मान 167 आ गया। तो पूछ रहा है क्या, ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो ए का अनुपात कितना है 10। तो 10 बराबर सिर्फ 10 से गुना कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1670, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि कोस ए बराबर 4/5 दिया हुआ है तो हमसे पूछ रहा है 3 रूट कोसेक स्क्वायर ए -1 बटा 4 रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो इसको अगर सबसे पहले तो छोटा कर लेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होता है कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए। बस इसको लिख लेते हैं। तो 3 रूट क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए बटा 4 रूट टेन स्क्वायर ए। अब दोनों रूट में दिख रहा है तो रूट से बाहर कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा कोट ए और नीचे हो जाएगा 4 × 10a। अब इतना कर लिए। अब यहाँ तो 1/10 दिख रहा है तो इसको कोट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इतना ही रहने देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोस ए बराबर 4/5। तो एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, एक कोई थीटा कोण ले लेते हैं, एक कोण ले लिए। तो ये हमारा क्या हो गया लंब, और ये आधार और ये कर्ण। तो कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण b/h। तो b का मान कितना दिया हुआ है 4 और h का मान कितना दिया हुआ है 5। तो लंब कितना निकल जाएगा 3, 3 4 5 होता है। अब बस इसमें सिर्फ मान रख देंगे। तो 3 गुना कोट थीटा, कोट ए का मान क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो 4 बटा क्या होगा 3, 4/3 कर दिए बटा 4 दिया हुआ है 4 गुना टेन ए का मान क्या होगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4 कर दिए। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 4/3, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल था। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 13% कम हो जाती है तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। इस तरह क्वेश्चन तो डेली रिपीट हो रहा है, बहुत ही आसान है। एक है वॉशिंग मशीन और एक है टीवी। तो वॉशिंग मशीन के बारे में क्या कह रहा है कि टीवी की कीमत से 50% कम है। अगर ये 2 है तो ये कितना है 1 है। टीवी अगर 2 है तो वॉशिंग मशीन 1 होगा। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 33% की बढ़ोतरी होती है तो वॉशिंग मशीन में 33% वृद्धि कर देते हैं प्लस में, और टीवी की कीमत में 13% की कमी, तो -13% कर देते हैं। अब आगे क्या कर रहा है 4 वॉशिंग मशीन तो 4 गुना कर दिए और फिर 2 टीवी, तो 2 टीवी की कुल कीमत में परिवर्तन कितना होगा। तो जो यहाँ पे कट रहा है उसको पहले काट देंगे। तो 2 गुना 2 4 और यहाँ भी 4 है तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो 1:1 निकला। तो टोटल कितना है 2 है। और अब क्या करेंगे फिर इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना। तो 1 गुना 33 करेंगे तो प्लस में 33 आ रहा है, और यहाँ भी गुना करेंगे तो माइनस कितना होगा 13%। अब यहाँ पे कुछ करना होता नहीं है, दोनों को जोड़ करके बटा जो हमारा यहाँ पे आ रहा है 2 उससे डिवाइड कर देंगे। वही हमारा अगर प्लस में आ रहा होगा तो वृद्धि होगा, अगर माइनस में होगा तो कमी होगा। तो +33 है, अगर इसमें ऐड करेंगे -13 तो कितना होगा +20% बटा 2 कर देते हैं तो कितना निकल के आया 10% प्लस में, यानी 10% की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये हमारा माइनस में आता तो कमी होता। तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 2800 रुपये की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 10% है
2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, तो 10 का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना होता है? 21%। ये सक्सेसिव फॉर्मूला से निकाल लेंगे। 10 + 10 प्लस 10 गुना 10/100, तो कितना हो जाएगा? 20 और 1 21%। अब हमसे पूछ रहा है मिश्र धन, तो 2800 का कितना होगा? 100 + 21 यानी 121%। तो कितना हो जाएगा? 1 गुना 8 करेंगे तो जिस इकाई अंक में 8 होगा जिसका, वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, टिक कर दिए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर 6 दिन में लिख लिए, और बी जो है अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, 9 दिन लिख लिए। तो हमसे पूछ रहा है क्या? ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लेगा। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले काम निकाल लेंगे और क्षमता। तो अगर हम दोनों का एलसीएम ले तो कितना होगा? 18। तो अगर क्षमता निकाले तो 6 से डिवाइड करना होगा, 6 तिया 18, 9 दूनी 18। तो बी का क्षमता 2 है और दोनों मिल करके क्षमता कितना है? 3। तो अगर बी का 2 है तो ए का कितना होगा? 1। तो हमसे पूछ रहा है क्या? 2 गुना काम करना है, तो 18 तो 1 काम है, तो 2 गुना काम इतना हो जाएगा। करना है किस क्षमता से? ए से करवाना है, तो ए का क्षमता कितना है? 1। कितने दिनों में होगा? x दिन में। तो यही हमारा आंसर हो गया, 18 गुना 2 36, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि इतना दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पहले किए हुए हैं, जो 13 सेट किए थे एनटीपीसी का। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले सभी को एक फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि 7 के पावर के फॉर्म में लेके चले आएंगे सभी को। तो यहाँ देख रहे हैं 7 का पावर कितना है? 5 है, गुना ये 7 का पावर कितना है? 1 है, और √7 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 7 का पावर 1/2। और भागा है, उसको भाग का उल्टा गुना कर देते हैं, 1/7 का पावर -5/2 हो जाएगा, बराबर 7 का पावर 2x + 3। अब हम एक चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1/a बराबर क्या होता है? a का पावर -1। तो यहाँ पे अगर 1/7 का पावर -5/2 है, अगर हम इसको 7 को ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा? सिर्फ पावर प्लस में हो जाएगा, यानी कि पावर चेंज हो जाएगा सिर्फ, बस। तो अब ले करके जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 का पावर 5 गुना 7 का पावर 1, फिर गुना 7 का पावर 1/2, फिर यहाँ पे अगर इसको ऊपर लेके चले आएँ तो 7 का पावर 5/2, सिर्फ पावर प्लस में हो जाएगा बस, और बराबर 7 का पावर 2x + 3 दिया हुआ है। अब देख रहे हैं क्या? सभी का बेस क्या है? समान है, और ये है इधर क्या? गुना में। तो अगर गुना में बेस सभी का समान है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 7 का पावर 5 और 1 6, और 1/2 + 5/2, तो 5 और 1 6/2 यानी कि 3। तो 5 और 1 6, 6 और 3 9 हो जाएगा टोटल पावर, बराबर 7 का पावर 2x + 3 दिया हुआ है। अब क्या होगा? अगर बेस समान है बराबर में तो पावर भी क्या होगा? समान। तो 9 बराबर क्या होगा? 2x + 3। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 9 में से 3 चला जाएगा तो 6। तो x का मान कितना निकला? 3। यही हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से ड्राइव करता है। सामान्य चाल की यानी सामान्य चाल से तुलना हो रहा है, तो तुलना वाला क्या होता है? नीचे वाला। तो सामान्य चाल कितना है? 3, और अभी इसका चाल कितना है? 2। ये क्या है? स्पीड का अनुपात दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है? तो वह शहर 20 में 52 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी क्वेश्चन का कहना है कि यदि चेतन 3 की स्पीड से ना जा करके 2 की स्पीड से जाए तो 52 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से ड्राइव करता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही सिंपल है। अगर स्पीड दिया हुआ है 3:2, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3, जस्ट उल्टा। अब हम देख रहे हैं क्या? अगर ये 3 की स्पीड से जाता तो कुछ समय में पहुंचता, लेकिन जा रहा है किस चाल से? सामान्य चाल की 2/3 यानी कि 2 की चाल से जा रहा है। तो क्या हो रहा है? 52 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 52 मिनट का जो देरी हो रहा है वो समय के कारण हो रहा है, यानी पहले 2 समय लग रहा था, अब 3 अनुपात में समय लग रहा है। तो अंतर कितना है? 1 का। तो 1 बराबर दिया हुआ है 52 मिनट।
तो हमसे पूछ रहा था क्या, सामान्य चाल से जाए तो कितना लगेगा। तो अगर सामान्य चाल से जाए तो कितना समय लग रहा था, 2। तो 2 बराबर सिर्फ निकाल लेते हैं तो कितना होगा, 2 दूनी 4, फिर 5 दूनी 10, 104 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 5:8 है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 72,000 की बचत करता है। यदि उनकी मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो किरण की मासिक आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। ये किरण है और ये महेश, दोनों का आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:8। ये हमारा इनकम हो गया। उसके बाद मासिक व्यय कितना दिया हुआ है, 2:4। और अंत में बचत कितना दिया हुआ है, 72,000। दोनों का सेम 72 के लिख देते हैं, 72,000 हो गया। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे जिसमें बचत समान दिया हो तो प्रयास करेंगे दोनों का अंतर समान आना चाहिए, क्योंकि अगर हम आय में माइनस करेंगे व्यय को तो बचत आ रहा है, तो दोनों का बचत समान होगा तभी तो हम 72,000 बराबर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 72,000 है, यहाँ भी 72,000 है। तो इसमें देख रहे हैं 8 में से 4 गया तो कितना, 4, और 5 में से 2 गया तो 3, तो ये तो बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ अंतर देख लेंगे। 8 में से 5 गया तो कितना, 3, और 4 में से 2 गया तो 2। तो बस इसको अगर हम इक्वल कर लेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर लेंगे और इसमें 3 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 10, और फिर 8 गुना 2 16, फिर 3 गुना 2 6, और 4 गुना 3 12। तो अंतर कितना आ रहा है, 10 में से 4 गया तो 4, और 16 में से 12 गया तो 4। यानी यहाँ अनुपात में अंतर कितना है, 4, और रुपया में अंतर कितना है, 72,000। तो 4 बराबर 72 के कर देते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, किरण की मासिक आय। तो किरण की मासिक आय कितना है, 10 है। किरण ये वाला है तो किरण 10 है, तो 10 का मान निकालना था। तो 1 का मान निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 18 चौक 72, 18 के। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 180 के। वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 1,80,000। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी था। और अगर ये समझ में नहीं आए तो बेसिक्स पे चले जाएंगे। आय दिया हुआ है दोनों का कितना, 5x और 8x, और व्यय कितना दिया हुआ है, 2:4। तो अगर हम आय में से 2y को माइनस कर लेंगे, यानी कि आय में से व्यय को माइनस कर लेंगे तो बचत हो जाएगा 72 के। और फिर 8x में से अगर 4y को माइनस कर लेंगे तो फिर 72 के हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये और ये दोनों सेम ही है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 61.5 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी एक भुजा 12.3 मीटर है तो सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ एक भुजा दिया हुआ है 12.3 मीटर। मान लेते हैं ये भुजा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि सम्मुख शीर्ष ये हो गया और यहाँ से डाले गए लंब ये हो गया, इसका ऊंचाई पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो जैसे ही इतना किए तो क्षेत्रफल बराबर दिया कितना है, 61.5 मीटर स्क्वायर। तो 61.5 लिख दिए। अब 1/2 आधार क्या हो जाएगा, 12.3, तो 12.3 लिख दिए। ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, अगर पॉइंट हटा दिए तो कोई फर्क पड़ा नहीं वैसे। तो अगर हम 123 में 5 से गुना करें तो कितना होगा, 615। तो एच का मान यहाँ से कितना निकल गया, 5 गुना 2 10, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7, 9 और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला प्रयास क्या रहता है कि ये त्रिभुज कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं है, तो चेक कर लेंगे। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, और 7 का स्क्वायर 49। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, इसका तो कभी 12 आएगा ही नहीं, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, यानी ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हीरोन फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला होता क्या है,
रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये एस क्या होता है? अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो कितना हो जाएगा? 9 7 16 और 2 18 और 10 28। 28 बटा 2 यानी कि 14। तो हमसे पूछ रहा है एरिया ना, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 14 गुना, अगर 14 में से 7 गया तो 7, और फिर 14 में से 9 गया तो 5, और फिर 14 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 2। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, 7 गुना 2 14 और फिर ये 14, तो कितना निकलेगा? 14, और रूट के अंदर बच जाएगा क्या? 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डेटा दिया हुआ है, कह रहा है क्या? इसका बहुलक ज्ञात कीजिए यदि अगर दिया गया है 3x प्लस 7y बराबर 42 और 7x प्लस 3y बराबर 58। तो बस अगर ये दोनों समीकरण को सॉल्व कर लें, यहाँ से x y का मान निकाल लेंगे और देख लेंगे बहुलक जो सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 7y बराबर 42 और 7x प्लस 3y बराबर 58। तो समीकरण को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें देख रहे हैं 3x है और इसमें 3y है, इसमें 7y, इसमें 7 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 कॉमन आ जाएगा। 10x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 8 2 10 का 0 बचा कितना? 1 5 और 5 10, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना है? 10 है। और एक कोई भी एक समीकरण ले लेंगे, जैसे यही ले लिए 3x प्लस 7y बराबर 42। अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी हो सकता था लेकिन थोड़ा सा गुना करना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 3 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 3x और 3y और इधर 30 हो जाएगा। कर ही लेते हैं। 3x प्लस 3y बराबर 30। अब अगर माइनस कर लें तो कितना होगा? ये और ये कैंसिल, 7 में से 3 गया तो 4y बराबर 12। तो y का मान कितना निकला? 3। जैसे ही y का मान 3 निकला तो x का मान कितना हो जाएगा? x और y का मान दोनों का योग दिया हुआ है 10, तो x का मान 7 हो जाएगा। ये 7 कर लिए और ये 3 कर लिए। तो अब देख लेते हैं कौन सबसे ज़्यादा है। तो 8 1 2 3 बार है और 7 जो है 1 2 3 4 है, बाकी तो सब कम ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दोगुनी है। तो अगर हम ये कहें एक पिता है और उसके 2 पुत्र ए और बी है, तो दोनों का आयु अगर इसका ए है और इसका बी है, तो क्या कह रहा है? पिता की वर्तमान आयु उसके दोनों पुत्रों की वर्तमान आयु के योग के दोगुनी है। तो दोनों के योग क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का दोगुना है पिता। अब इतना कर लिए। अब आगे क्या कर रहा है? 20 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाएगा। तो 20 वर्ष बाद यानी सभी में 20 वर्ष कर देते हैं, प्लस 20, इसमें भी प्लस 20 और इसमें भी प्लस 20। तो 20 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है? इसका आयु यानी पिता की आयु कितना हो जाएगा? गुना कर देते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 20। ये तो वर्तमान था और प्लस 20 कर दिए तो 20 वर्ष बाद हो गया। तो 20 वर्ष की बाद की आयु ये दोनों की आयु का योग के बराबर है। तो इसका कितना होगा? a प्लस 20 और इसका हो जाएगा b प्लस 20, क्योंकि वर्तमान b है तो 20 वर्ष के बाद 20 होगा। अब बस इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a में से एक a चला गया तो एक a बचा, और फिर 2b में से एक b चला गया तो b बच गया, और 20 और 20 40 में से 20 चला गया तो कितना? 20 बच गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है? पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु है क्या? इतना है, a प्लस बी गुना 2। तो a प्लस बी का मान 20 निकला है तो 20 गुना 2 कितना होगा? 40, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ईजी था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यानी फिर एक पिता है और उसका पुत्र मान लेते हैं कोई ए है, इसकी आयु x है, तो पिता की आयु कितना होगा? 5x। तो क्या कर रहा है? यदि उनकी आयु का योगफल, दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 54, तो पुत्र की आयु क्या होगी? यानी x का मान पूछ रहा है। तो 5 और 1 6x बराबर 54 है, तो x का मान कितना निकल जाएगा? 9 6 54, x बराबर 9, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, दिया हुआ है आंकड़ा 6.5, 10.6, 19.7 और ए का औसत 12 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। औसत दिया हुआ है कितना, 12, टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4। तो अगर हम ये कहें तो सभी का योग कितना होगा, बर चौक 48, तो 48 बराबर कर देते हैं सभी का योग, तो कितना हो जाएगा, 19 और 10 29, 29 और 6 कितना होगा, 35, और प्लस में कितना होगा, 0.7 और 6 13 और 5 18, 1.8 हो जाएगा। और प्लस में क्या है, ए है, तो ए को साइड में लिख लेते हैं। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 36.8 प्लस ए बराबर 48। तो अब हम ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 48 में से माइनस क्या होगा, 36.8, तो कितना बच जाएगा, 47 में अगर 36 चला गया तो 11, और एक में से यानी कि 10 में से 8 गया तो 2, 11.2, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 54 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकेंड लगते हैं तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर कोई सुरंग है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और एक ये ट्रेन है, तो सुरंग को पार करने के लिए क्या करना होगा, ये पहली तो ये खुद की दूरी और प्लस ये सुरंग की दूरी, ये दोनों का कवर करना होगा, तब जाकर के क्या होगा, सुरंग पार होगा। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो समय दिया हुआ है कितना, 106, तो समय बराबर ही कर लेते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय कितना है, 106 सेकेंड बराबर दूरी कितना हो जाएगा, 1312 प्लस x मीटर लंबाई मान लेते हैं किसका, सुरंग का, बटा कितना हो जाएगा, चाल 54 मीटर पर सेकेंड है। इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकेंड में है, ये भी मीटर में माने हुए हैं, और ये भी मीटर है, और ये भी सेकेंड है। तो बस सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो कितना होगा, 106 में गुना करना होगा किससे, 54 से। तो अगर करें तो कितना होगा, 6 चौक 24, और फिर 4, और फिर गुना करेंगे 5 से तो 30, और 5, तो कितना हो जाएगा, 4 2 7 5, यानी कि 5724। तो 5724 बराबर कितना हो जाएगा, 1312 प्लस एक्स। तो एक्स का मान कितना निकल जाएगा, 5724 में से माइनस करना होगा 1312 को, तो 4 में से 2 गया तो 2, और फिर 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 3 गया तो 4, और 5 में से 1 गया तो 4, 4412, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ईजी था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर 7 से विभाज्य पूछ रहा है तो अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सभी ऑप्शन में भाग देना होगा 7 से, तो वो तो लंबा समय लग जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, 7 से विभाज्य का नियम क्या है, अंतिम का 2 डिजिट का दोगुना करके बचा हुआ अंक में माइनस कर देते हैं, और फिर उसको देखते हैं कि 7 से कट रहा है कि नहीं। और अगर वो संख्या बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो फिर उसी क्रम में उसको सजाते जाएंगे। अब जैसे इसको चेक करते हैं, तो 2 अंक को दोगुना कर देंगे, यानी कि 7 गुना 2 कितना होगा, 14। तो 68 25 और 9 में से माइनस कर लेंगे 14 को, कितना होगा, 5 4 2 8 6। अभी भी बड़ा संख्या आ रहा है, तो क्या करेंगे, फिर अंतिम 2 अंक को दोगुना कर लेंगे और माइनस कर लेंगे बचा हुआ संख्या में। तो 45 गुना 2 क्या होगा, 90। इसको इतना में माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2, 18 में से 9 गया तो 9, और फिर 5। अब 3 अंक का संख्या इसमें 7 से तो आसानी से भाग लगा सकते हैं, तो कितना होगा, 7 9 63, तो 7 8 56, 3 2 7 5 35, नहीं कट रहा है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। अब ये वाला चेक करते हैं, तो 78 को क्या करेंगे, दोगुना करके इसमें से माइनस करना होगा। तो 76 60 7, इसमें से माइनस क्या होगा, 78 गुना 2, तो 8 गुना 2 16 का 6 बचा कितना, 1, 7 गुना 2 14, और 1 15। 156 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 6 गया तो 1, 10 में से 5 गया तो 5, और फिर 5 में से 1 गया तो 4, और फिर 6, और फिर ये 7। तो देख रहे हैं क्या, अभी भी बड़ा संख्या है। तो फिर ये अंतिम 2 अंक को क्या करेंगे, दोगुना करके इसमें माइनस कर देंगे। तो 51 गुना 2 102 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं 2 6 5। अब 7 8 56, अब 2, ये तो कटेगा नहीं, ये भी हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं,
51 गुना 2, 102 को इसमें से माइनस करना होगा। तो 71, 329 में से अगर 102 चला गया तो कितना होगा? 7, 2, 2, 1, 7। अभी भी बड़ा संख्या आ रहा है, तो फिर अंतिम दो अंक को दोगुना करके इसमें से माइनस करना होगा। तो 27 गुना 2, 54 को माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो 12 में से 4 गया तो 8, फिर 10 में से 5 गया तो 5, और फिर 6। तो यहाँ देख रहे हैं 7 नंबर 63, 2 और 8, 7 चौक 28 कट गया, यानी ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर डी को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर ये एक बार सीख लिया जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सुषमा ने 1,20,000 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर 28,500 खर्च किए। तो एक्चुअल में वो खरीदी कितना में? 1,20,000 और 28,500 ऐड करना होगा, क्योंकि उसको मरम्मत में 28,500 लग गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,48,500। ये क्या हो जाएगा? उसका वास्तविक क्रय मूल्य। और फिर क्या कर रहा है? फिर उसने उसे अपने दोस्त सैम को 1,38,600 में बेच दिया। 1,38,600 में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस 1,38,600 है। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त हुई? तो साफ साफ दिख रहा है क्या क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, यानी कि उसको हानि हुआ होगा। तो लाभ वाला तो होगा ही नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब देखेंगे कितना हानि हुआ है। तो क्रय मूल्य में से माइनस कर लेते हैं विक्रय मूल्य को, कितना होगा? 0, 0, 15 में से 6 गया तो 9, फिर 17 में से 8 गया तो 9, फिर 3 में से 3 जीरो, फिर 1 में से 1 जीरो, यानी कि 9900 रुपया का हानि हुआ। तो हानि या लाभ किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। तो परसेंट में हमसे पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1,48,500। अब परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुना कर देते हैं, तो 0 और 0 कैंसिल। अब 99,100/1485। तो क्यों ना सिर्फ डिवाइड ही कर ले, क्योंकि सब में तो 6 से ही है, तो आसान हो जाएगा डिवाइड करना। तो 99,100 में अगर 1485 से भाग दे दे तो कितना होगा? 6 बार में लगाएंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन में 6 से शुरुआत है। तो 6 बार में कितना होगा? 6 25 30 का 0 बचा कितना? 3, और 6 48 और 3 51 का 1 बचा कितना? 5, और फिर 6 चौक 24 और 5 29 का 9 बचा कितना? 2, फिर 6 और 2 8। तो कितना होगा? 0, 10 में से 1 गया तो 9, और फिर 18 में से 9 गया तो फिर 9, और इधर 0। अब अगर हम पॉइंट लगाए तो कितना होगा? 0 आएगा, फिर वही, तो 6.6 होगा। तो जिस ऑप्शन में 6.6 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6.6 किस में है? इसमें, और इसमें भी है। तो इसमें ऑप्शन इरर है, 6.67 है, तो दोनों ऑप्शन में वही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में भी दो ऑप्शन सेम आ जाए और आंसर भी हमारा वही है, तो पहला ऑप्शन जो होगा वही हमारा आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तेल की कीमत में 50% और फिर 40% की वृद्धि की जाती है। समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो इसको भी बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है। एक तो सक्सेसिव फॉर्मूला है, कितना हो जाएगा? +50 है, फिर +40, तो 50 गुना 40 कितना हो जाएगा? 2000/100। तो 0, 0 कैंसिल, 50 और 40 90, और 20 110। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर क्या निकल गया? 110% की समतुल्य वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। और नहीं तो फिर क्या करना होगा? 100 मान लेते हैं कोई कीमत है, 150% की वृद्धि यानी कि 150 हो जाएगा, फिर 40% की वृद्धि तो 140 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा? 15 गुना 14, 15 चौका 60 का 0 बचा कितना? 6, 15 और 6 21, 210 आ रहा है। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 110। यही हमारा आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एक वार्डरोब का अंकित मूल्य 8640 रुपया है, जो इसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही है, अगर सब कुछ प्रतिशत में ही दिया हुआ है तो इसका तो कोई योगदान है ही नहीं इसमें। साफ साफ लिखा हुआ है क्या? क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित मूल्य है। तो 100 अगर क्रय मूल्य है तो 135 अंकित मूल्य कर देते हैं। फिर क्या कर रहा है? 20% छूट पर बेच रहे हैं, तो अंकित मूल्य पर अगर 20% छूट दे रहे हैं तो बेच कितना में रहे हैं? 80% में। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा? 0, 0 कैंसिल,
5 से 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 साती 35, फिर 2 से 2 चौक 8, 27 गुना 4 कितना हो जाएगा 108, यानी 108 रुपया में बेच रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, 100 में हम खरीदे थे, 108 में बेच रहे हैं, तो कितना का फायदा हो रहा है 8% का। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? दिया हुआ है 5.4 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03, और नीचे भी देख रहे हैं कि ए का क्यू प्लस बी का क्यू। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऊपर में देख रहे हैं 0.1 का होल क्यू है, और यहाँ पे 0.03 का होल क्यू है, और यहाँ 0.3 का होल क्यू है, और यहाँ 0.09 का होल क्यू है। तो साफ साफ देख रहे हैं, अगर हम इसमें से 3 निकाल लें और इसमें भी 3 और इसमें भी 3, यानी कि 3 का क्यू को हम निकाल लेते हैं, तो बच क्या जाएगा? इसके पास भी बच जाएगा 0.1, 0.1, 0.1, और इसके पास क्या बच जाएगा 0.03, 0.03, 0.03। बस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ 5.4 है लिख लिए, और यहाँ क्या है 0.1 का होल क्यू है तो होल क्यू कर दिए, प्लस 0.03 का होल क्यू है लिख दिए। और नीचे क्या है, अगर हम इसमें से 3 का क्यूब कॉमन ले लें, 3 का क्यूब जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बच जाएगा 0.1 का होल क्यूब, और इसके पास बच जाएगा 0.03 का होल क्यूब। अब क्या देख रहे हैं, ये और ये सेम है, तो इसको काट दिए, तो क्या हो जाएगा 5.4 बटा 3 का क्यूब 27। अब पॉइंट हटा करके 0 कर देते हैं, तो 27 गुना 2 कितना होगा 54। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.2, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? एक आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट है, एक कोई आयत है, इसके अंदर कोई बिंदु पी है, ए बी सी डी। अब इसमें दिया हुआ है क्या, पी ए 85 सेंटीमीटर, पी बी 65 सेंटीमीटर, पी सी 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है पी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या होता है, इसमें बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होता है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ये और ये बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। अब कर देते हैं, तो पी ए कितना है 85 दिया हुआ है, 85 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी सी है कितना 5 का स्क्वायर कर देते हैं, पी बी कितना है 65 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी डी एक्स का स्क्वायर कर दिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम इस सभी का स्क्वायर करके जोड़ करके माइनस करके निकालें, और नहीं तो इकाई अंक से देखेंगे। तो सभी को एक साइड सबसे पहले कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 85 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर, और हमको निकालना है क्या एक्स बराबर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 85 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर। अब अगर हम ये कहें कि 85 का स्क्वायर में इकाई अंक क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 5, और फिर इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या इकाई अंक आएगा 5, और माइनस है यहाँ अगर 5 दिख रहा है इकाई अंक में, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा इकाई अंक में 5 आएगा। अब ये सभी को अगर रूट के अंडर में रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 5 5 10, 10 में से 5 माइनस हो रहा है तो इकाई अंक क्या आ रहा है 5, और अगर रूट में कोई 5 है, कोई भी अगर बड़ा संख्या है उसका इकाई अंक में 5 है, तो वो बाहर जब निकलेगा तो इकाई अंक क्या रहेगा 5। जिस ऑप्शन में इकाई अंक 5 होगा वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में जब साफ साफ इस तरह से ऑप्शन दे रहा है तो हम क्यों सॉल्व करने जाएं, सिंपल सी बात है, हम भी इकाई अंक से सॉल्व कर लेते हैं। अगर एग्जाम में इसमें भी रहता 65 रहता है, इसमें 75 रहता, तब जाके सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना है 2% है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे, लाभ कितना हो रहा है 2% ना, यानी कोई भी वस्तु हम खरीदे होंगे 100 में, बेच रहे होंगे कितना 102 में, तभी हमको कितना का फायदा हो रहा है 2% का। अब साफ साफ इतना जब लिख लिए तो हमसे पूछ रहा है क्या, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा करके अंकित किया गया, यानी कि वस्तु का कोई अंकित मूल्य होगा, उसको बढ़ाकर कुछ किए होंगे, और इसी अंकित मूल्य पे क्या हो रहा है 25% छूट पर बेच रहे हैं, तो बस मार्केट प्राइस का 25% छूट यानी 75% में हम बेच रहे हैं,
और बेच कितना में रहे हैं 102 में, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर देख लेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम काट दे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो मार्केट प्राइस कितना निकल गया, 4 चौक 16 का 6 बचा कितना, 1, 4 तिया 12 और 1 13, 136 निकला। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, नव्या और भव्या एक घर को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकती है। नव्या और भव्या, ये 40 दिन और ये 60 दिन में। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, काम निकाल के क्षमता निकाल लेंगे। तो काम कितना होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो 3 और 2 क्षमता निकल गया। अब क्या करा है, आगे बढ़ेंगे। यदि वे भव्या से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों पर काम करे तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर सकती है। बहुत ही ईजी है, टोटल काम करना है 120 और शुरुआत किससे हो रहा है, भव्या से, तो भव्या का क्षमता कितना है 2, तो पहला दिन काम कितना होगा 2, और दूसरा दिन नव्या करेगी काम तो कितना होगा काम 3, तो 2 दिनों का काम देख रहे हैं कितना है 5 काम है। अब यहाँ हम साफ साफ देख रहे हैं 2 दिन का काम है कितना 5 है, तो टोटल काम करना है 120, तो 120 के आसपास जाने के लिए किससे गुना करना होगा, 24 पंचे 120 होता है तो 24 गुना कर दिए, तो जब यहाँ गुना किए तो फिर 2 दिन में भी गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा 48 दिन में काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। विश्वनिधि अकादमी को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।